हाय, मैं हूँ यशवर्धन। राइट। सो अच्छा लगता है आप लोगों के चेहरे पे स्माइल देख के। जब मैं हाय करता हूँ तो आप लोग भी स्माइल करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा दिन बन जाता है रियली। सो चलिए हम लोग आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं नाटो प्लस पे हमें पहुंचना है, लेकिन नाटो प्लस पे अगर हम जा रहे हैं उसके पहले क्यों ना हम नाटो का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसे देख लेते हैं। ये कब बना, क्या है, क्यों बना, इन सारी चीजों पे। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो नाटो है ये कब बनता है, 1949। क्लियर है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है बनने का पीछे जो रीजन है सबसे बड़ा वो ये है कि ये एक चाहते थे कि किसी भी तरह से जो साम्यवाद है, कम्युनिज्म है, उसकी विचारधारा को स्प्रेड करने से रोक सके। तो सबसे बड़ा इनका एक ऑब्जेक्टिव वो था। और उसमें क्या था, मेजर रीजन था यहाँ पे वो रशिया। तो रशिया जो था तो वहां पे 1917 में जो एक रेवोल्यूशन हुआ था और जो नई सरकार बनी थी रशिया में, एक सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। सो ऐसे में इन सभी को लग रहा था कि धीरे धीरे, क्योंकि रशिया पुराने समय से एक बड़ी ताकत रही है, तो एक्सपेंड करेगा कहाँ, यूरोप की तरफ। और यूरोप में जब कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे ज्यादातर, तो उनको लग रहा था, और खासतौर से यूएस को लग रहा था यूरोप में, कि अगर ये सारे कंट्रीज धीरे धीरे करके रशिया या यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे तो वो जो है उसकी पोजीशन कहीं ना कहीं कमजोर होगी। सो उन सारी चीजों को देखते हुए हुआ। राइट। हाँ, कुछ एक दो बातें और हैं, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहाँ पे, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अब आपने करना ये, जो मैं पहले भी पिछली क्लासों से मैं बता चुका हूं, कि आपने ज्योग्राफी की एटलस, जो ज्योग्राफी में मैपिंग का काम करते हैं, वहां पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी आपने वो सब देखना है। ये जितने कंट्रीज हैं, 32 कंट्रीज हैं। ठीक है। स्टार्टिंग जब हुई थी तो फाउंडर मेंबर थे इसके 12। आज करंट में अगर हम देखें तो 2024 तक 32 मेंबर्स बन चुके हैं इसके। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा, क्यों बनाया गया। तो इनके जो मिशन था, इन्होंने डिक्लेयर्ड मिशन बोलते ना, ये खुद से बताया कि हम क्यों बने हैं। तो उन्होंने बोला कि सोवियत एक्सपेंशन को रोकना, जो सोवियत संघ जो था, यूएसएसआर था, उसको, उसके विस्तार को रोकना। ठीक है। देन इसके अलावा कहते हैं कि वो नेशनलिस्ट मिलिट्री जो है, मतलब राष्ट्रवादी जो राष्ट्र हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल करके रखना। अगर वे वहां रहेंगे तो फिर से क्या होगा, वर्ल्ड वॉर का रीजन ही ये था कि वहां पर रेडिकल नेशनलिज्म की पैदावार हो रही थी लगातार, हर देश में बहुत ज्यादा राइज कर रहा था। उसके कारण वहां हम देखते हैं कि कहां पहुंच गए, वर्ल्ड वॉर तक पहुंच गए। देन फिर अगर देखते हैं तो वो कहते हैं कि इंटीग्रेशन होना चाहिए यूरोप में, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होना चाहिए। सो ये भी एक मोटिव था कि अगर पूरा का पूरा यूरोप पॉलिटिकली इंटीग्रेटेड रहेगा, इकट्ठा एकजुट रहेगा, तो वो रशिया का बेहतर तरीके से सामना कर पाएगा। क्योंकि अगर हम रशिया के आकार को देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया। राइट। और उस वक्त जो, अगर ये जो आज हम देखते हैं कि नाटो के मेंबर बन चुके हैं आफ्टर 1995, ये सारे के सारे लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, रोमानिया, बल्गारिया, टर्की, ये सब के सब कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। ठीक है। तो ऐसे में बहुत बड़ा हो गया था, तो यूएस तो कहीं से उनको टक्कर दे नहीं पाता। पॉपुलेशन वाइज देखें, रिसोर्स वाइज देखें, और रिसोर्स में अगर हम आते तो रॉ मटेरियल की बात होती है। राइट। सो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे, और यहां पर पता चलता है कि वे कहते हैं आर्टिकल 5 में, क्योंकि ये क्या है, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपस में सुरक्षा से बंधा हुआ, कि एक दूसरे की हमें क्या करना, कलेक्टिव सिक्योरिटी से बंधा हुआ है। वो कहता है अगर एक देश के ऊपर अटैक किया जाएगा तो माना जाएगा कि नाटो के किसी मेंबर पे अटैक है तो पूरे नाटो पे अटैक है। तो नाटो में आज अगर हम देखें तो 32 कंट्रीज हैं, सारे के सारे मिलकर के उसका सामना करेंगे। तो दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी ताकत नहीं जो सामना कर पाए। तो आप समझ जाइए कि यूएस इसी बात से डरता था। आज जिस बात से रशिया डरता है कि यूक्रेन अगर मान लीजिए यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन गया, फिर वो नाटो का ही मेंबर बनेगा। यही तो मुद्दा था यूक्रेन पे अटैक करने का। तभी तो उन्होंने क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया था। ठीक है। नहीं तो क्यों करते, और फिर सीधा अटैक भी कर दिया उन्होंने। और आज हम क्या देखते हैं, जो डील हो रही है तो उसमें क्या बोल रहे हैं, जेलेंस्की ने जहां प्रपोजल रखा कि ओके राइट ठीक है हम तैयार हैं, हम वॉर नहीं चाहते हैं, व्लादिमीर पुतिन भी कहता राइट ओके नहीं चाहते हैं। ट्रंप आया बीच में, बोलता कि आप अपने रियर जो मिनरल्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो हर जगह नहीं मिलते हैं, वो आप उन्हें, हमें उन पे अधिकार दे दीजिए, हम जाएंगे वहां निकालेंगे और जहां बेचना चाहेंगे वहां बेचेंगे। क्लियर है। सो ये है अब इनकी स्ट्रैटेजी, तो उस तरह से चला। तो यही रशिया का था, और रशिया भी यही चाहता था कि जितने बड़े क्षेत्र पे कब्जा रहेगा तो मिनरल्स मिलेंगे। क्लियर है। चलिए अब देन हम यहां आते हैं, तो एक्सपेंशन का असर क्या पड़ा। अगर देखें सीधे सीधे नेटो एक्सपेंशन इन ईस्टर्न यूरोप, तो अगर यहां पे देखते हैं कि देखिए जब ये 49 में नेटो बनता है तो 1955 में वार्सा पैक्ट बनता है। वार्सा कहां, पोलैंड की कैपिटल। और वहां पर यूएसएसआर, मतलब यहां के जो कई सारे कंट्रीज हैं, तो ये 7 देशों ने मिल करके
वहां पे वार्सा पैक्ट के मेंबर बन जाते हैं, क्लियर है, जो कि यूएसएसआर को सपोर्ट करेंगे। अब वो देखिए, अब और क्या देखते हैं हम यहाँ पे देखते हैं, देन फिर देखते हैं आगे चल के क्या होता है कि जब कोलैप्स कर जाता है सोवियत यूनियन कब 1991 में, फिर हम देखते हैं नेटो का एक्सपेंशन फिर बढ़ेगा, क्योंकि ये जब कोलैप्स कर जाता है तो जो पहले जो कभी कोई कंट्री ऐसे थे जो यूएसएसआर के पार्ट थे, वे सारे कहां शामिल हो जाते, ज्वाइन कर लेते, नेटो को ज्वाइन कर लेते, क्लियर है। देन एक और चीज है कि इन्होंने कैसे क्या किया, इन्होंने एक्सपेंशन का एक और रास्ता निकाला था, वो था ओपन डोर पॉलिसी, कि कभी भी कोई भी आइए, हमारा दरवाजा खुला हुआ है आपके लिए, आइए। और लोग क्यों आते थे, क्योंकि यूरोप या यूएस के पास रिसोर्सेज थे। अगर यूरोप की बात करूं तो छोटे छोटे इन कंट्रीज की बात नहीं करूंगा जो कि कभी वार्सा पैक्ट के मेंबर थे, मैं बात करूंगा जर्मनी की, मैं बात करूंगा वेस्टर्न जर्मनी खासतौर से, क्योंकि 55 में जो वेस्टर्न जर्मनी है वो भी नेटो का पार्ट बन जाता है, तभी जाके वार्सा पैक्ट बना था, इस घटना को याद रखिएगा। सो रिसोर्सेज थे। और अगर आपको इंडिया से कनेक्ट करूं तो इंडिया में भी जो स्टील के बड़े बड़े प्लांट्स बनाए गए थे, ठीक है, आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करने के लिए। सो मे बी शायद बुकारो, बुकारो का जो बना था वो बना था वेस्टर्न जर्मनी के इकोनॉमिक सपोर्ट से बना था, ठीक है, राउल केला, राइट, ठीक है ना। सो वो बना था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन बातों को, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे 10th क्लास का, वहां ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, तो ध्यान से पढ़िएगा। देन अगला अगर हम देखें यहां पर कि क्या क्या इंप्लीकेशंस या असर पड़े, ठीक है, दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ते हैं, तो अगर हम वो सारी चीजें देखेंगे तो यहां पे आप अगर हेडिंग्स देखेंगे तो क्या क्या हो रहा है यहां पर देखिए, प्लीज बताइए। इनका कहना था कि किसी भी तरह से रशिया और जो यूरोप के जो देश हैं या पश्चिम के जो देश हैं, इनके बीच में क्या पैदा करना, अविश्वास पैदा करना। अगर ये आगे बढ़ेंगे, नेटो का एक्सपेंशन होगा, तो जितने भी यहाँ पे जो देश हैं इनके और रशिया के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिसट्रस्ट होगा, और वो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं वो अपनी आर्मी को बढ़ाने के लिए रशिया को क्या होगा, प्रेरणा मिलेगी, ठीक है, कि भाई अगर हम मिलिट्री अगर अपनी ग्रो नहीं करेंगे, हम आर्म्स वेपन्स नहीं बनाएंगे, तो जैसे ये धीरे धीरे मेंबर्स बनते चले आ रहे हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे करके ये ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो क्या कोल्ड वॉर खत्म हुआ, नहीं, ये कोल्ड वॉर का एरा चला था, तो ये सारी चीजें चल रही थी। और ये तरीका क्या है, जैसे कि मान लीजिए, इसको ऐसे समझिएगा कि कई बार मैं बोलता हूं, आज फिर बता रहा हूं, एक मूवी थी 3 इडियट, वहां पे एग्जाम के एक दिन पहले चतुर्लिंगम नाम का एक व्यक्ति है, वो अदर स्टूडेंट्स के पास पोर्नोग्राफी से रिलेटेड मैगजीन सरका देता है ताकि बच्चे पढ़े ना और उसमें बिजी हो जाएं। इट मींस अगर आप किसी और को किसी और काम में बिजी करेंगे तो जो आपका मोटिव है आप वो हासिल कर लेंगे, क्योंकि वो डेविएट हो गया। तो ये भी यही चाहते थे कि रशिया को क्या करें, चारों तरफ से घेर लें, वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, देश के लोगों को उतनी तरक्की नहीं दिखेगी, तो सीधी सी बात है, देश के अंदर असंतोष होगा, फिर वहां पे क्या, डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप भी लोगों को पसंद नहीं आती है। तो जितने और जो देश उस वक्त जुड़े थे यूएसएसआर से, धीरे धीरे करके इसलिए हट गए थे क्योंकि जब वहां पे स्टालिन की सरकार थी, वो एक डिक्टेटर था, और उसने यही किया कि रशिया में रहना है तो एक रशिया वाली रशियन पूरी लैंग्वेज बोलनी पड़ी। कुल मिलाकर के अदर कल्चर्स को उसने सप्रेस किया था। तो वो पॉलिसीज, तो अगर डिसइंटीग्रेशन अगर हम देखें कि क्यों होता है यूएसएसआर को, तो उसमें वो भी एक बड़ा रीजन था। देन अगर हम और देखते हैं यहां पर, अगर यहां देखें मिलिट्री या डीमिलिटराइजेशन के अगर ये एफर्ट देखें, तो वो सारे जुड़े हुए हैं, कैसे रशिया को इंगेज कर देना और फिर वो अपने चला जाएगा, और अदर जो नेशंस हैं ये भी क्या करेंगे, धीरे धीरे उसी प्रोसेस में चले जाएंगे। कुल मिलाकर के सीधी सी बात है कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको हैम्पर करना, ठीक है, उस पर बुरा असर डालना। देन अगर हम देखें डिवीजन हो जाता है किस तरह से, अगर यूरोप में वो देखते हैं हम, और इसके अलावा मिलिटराइजेशन अगर देखते हैं हम, सैन्यकरण, अब ये सारी चीज चल रही, उसमें जुड़ गए कई सारे संगठन, दुनिया भर में ये प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि दो आइडियोलॉजी के क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, गुंटर मिडल, राइट, मिडिल्टन हंगटन शायद उसकी थ्योरी है ये, अब इसको सर्च करिएगा, क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन किसकी थ्योरी है। सो उसने जब बताया कि दो विचारधाराओं का ये क्लैशेस चल रहा है, तो अब अलग अलग विचारधारा जो है, एक है कम्युनिज्म से प्रेरित है और दूसरी है कैपिटलिज्म से, राइट, पूंजीवाद और साम्यवाद हिंदी में बोलते हैं, समाजवाद तो हो गया सोशलिज्म, ठीक है। तो वहां पर अगर हम देखते हैं तो वे अपने अपने फेवर में क्या करें, अब देखो पाकिस्तान कहां पर है, थाईलैंड कहां पर है, फिलीपींस कहां पर है, देखें तो ये यूरोप के पार्ट नहीं है, बट इन्होंने क्या किया, एशिया की जो कंट्रीज हैं उनको भी स्टेट बना रहे, क्या इसका मेंबर बना रहे। रीजन क्या है, सिर्फ ये है कि देखिए थाईलैंड की अगर हम देखें, पाकिस्तान को देखें और फिलीपींस, तो ये कहीं ना कहीं रशिया को घेरने की नीति है, या रशिया को जो सपोर्ट करने वाले देश है उनको। अगर इंडिया किसको सपोर्ट करता था, यूएसएसआर को,
तो इंगेज कर देना इंडिया को ताकि इंडिया ज्यादा सपोर्ट ना, और यूएसएसआर को इंगेज कर देना इंडिया को सपोर्ट करने के चक्कर में कि पाकिस्तान को अगर मान लीजिए कोई भी फाइटर जेट यूएस ने बेचा या उसने नेटो कंट्रीज से लिया तो इंडिया को भी करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के किसी भी देश की आर्थिक तरक्की प्रभावित होती है। जब हम सैन्य ताकत को बढ़ाने चले जाते हैं तो किसी भी देश के अंदर वहां पर क्या होगा, आर्थिक तरक्की, इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर करेगी। और जब लोगों को टाइम पर भोजन पानी नहीं मिलेगा, महंगी हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी, तो उस देश के लोग क्या करेंगे, क्रांति करने लग जाते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज ये पर्पस यही होता है, कैपिटलिस्ट कंट्री यही तरीका अपनाती है। सो अगर हम यहां देखें तो अगर देखें SCHO सीटो, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बनता है 54, और ये कब बन गया, वार्सा पैक्ट से पहले बन रहा है। क्लियर है, ध्यान रखिए 55 में वार्सा पैक्ट बनेगा और ये डिसॉल्व कब हो रहा है, 77 में डिसॉल्व हो रहा। अब अगर यहां देखें तो क्या लगेगा, सिमिलर टू नाटो, कोल्ड वॉर का एरा था, अपनी आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस फैलाना था, हर जगह स्प्रेड करना था, तो इन सभी देशों को शामिल किया। यूएसएसआर को इंगेज करना, यूएसएसआर के जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको भी इंगेज कर देना ताकि कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ ना कर पाए। और तेजी से ग्रो कौन करेगा, यूएस, अंकल सैम। और दुनिया में आज तक नंबर 1 की अर्थव्यवस्था आज भी अमेरिका बना है, नंबर 2 आते और जाते रहे। कभी एक जमाने में जर्मनी पहुंच गया था नंबर 2 पे, लेकिन जर्मनी आज कहां पर है, सोच के देखिए, किसने नंबर पे, तीसरे नंबर पे है। सो अंदाज, कभी जापान पहुंच गया था, तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब चाइना है आजकल, अब देखिए चाइना और यूएस के बीच में चल रहा है और वो इंडिया को कहीं ना कहीं इंगेज कर रहा है। जब से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़नी शुरू हुई तब से यूएस ने क्या करना शुरू कर दिया, इंडिया के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाने शुरू कर दिए। आप ये मत सोचिएगा कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती है, मोदी इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं। ये सारी जो चीजें चलती है, अगर मोदी जी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता को तो भी ये चीजें चलती, क्योंकि ये सब कौन कर रहा है, ये चलाने का काम कर रहा है यूएस चला रहा है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही समझा। राइट, तो ये चल नहीं पाया ज्यादा समय तक और ये डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और बन गया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर यूके भी है, टर्की है, इराक है, ईरान है, पाकिस्तान है। देखिए एक समय ऐसा था कि ये जो अफगानिस्तान है इसके ऊपर यूएसएसआर ने कर लिया था कब्जा। अगर आप जानना चाहते हैं, कुछ फिल्में देखना चाहते हो, तो रैम्बो के नाम से बहुत सारी मूवीज की एक सीरीज है, आप वहां देख सकते हो, तो पता चलेगा। वो आता है और यहाँ अफगानिस्तान के लोगों को सपोर्ट करता है, तो फिल्में भी बनती है। इसे बोलते हैं कि कल्चरली, मतलब सांस्कृतिक तौर पे अपनी विचारधारा को फैलाना। ठीक है, जैसे आजकल आप लोग शायद वो देखते होंगे, कोरियन सीरीज वगैरह, कोई देखता है, मैं देखता हूं, तो वहां का कल्चर हमें पता चला कि कोरिया का कल्चर क्या है, कोरिया के फूड क्या है। ठीक है, सो आप कहीं जाएंगे तो आप डिमांड करेंगे। मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था कि चाइनीज रेस्टोरेंट कहाँ है, तो पता चला कि यहीं पे हांगकांग MP नगर में ही है। राइट, सो इसे क्या बोलते हैं, कल्चरली इन्वेजन। कल्चर मतलब सांस्कृतिक आक्रमण, किसी देश के ऊपर कब्जा कर लेना। यूके यहां पर है और इसमें यूएसए का नाम कहीं नहीं है, बट इनडायरेक्टली यूएसए भी इन्वॉल्व है इसमें, ध्यान रखिएगा। क्या होगा, यूएसए इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रहेगा, यूएस का भी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। टर्की, इराक, ईरान, आज अगर आज की कंडीशन में हम देखें तो इनमें से जितने भी नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं वो तबाह हैं। पाकिस्तान बर्बाद है, ईरान लगातार स्ट्रगल चल रहा है, इराक बर्बाद हो चुका है और टर्की में लगातार चीजें चल रही हैं, वहां पे बहुत अच्छी स्थितियां नहीं है। लेकिन क्योंकि अब वो बन गया क्या, इसका मेंबर बन चुका है नेटो का, ध्यान रखना, यूरोपियन यूनियन में चला गया। राइट, सो यहां पर अगर हम ये देखें तो इस ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर देखें तो 1955 में बनता है। और ध्यान रखें, कभी अगर आता है बगदाद पैक्ट, तो अंदाजा लगाइए कि यही बगदाद पैक्ट है, इसी को। और बगदाद कहां पर है, बगदाद किसकी कैपिटल है, इराक। और ध्यान रखिएगा, जब भी कभी ये बात करें तो यूफ्रेटस और टिग्रिस, हिंदी में जिसे बोलते थे दजला और फरात की घाटी, मेसोपोटामिया, जानते हैं आप लोग, एक सिविलाइजेशन था, वो यही बगदाद, राइट, यहां पर इराक। ठीक है, ईरान, बिल्कुल। तो ये जो दजला फरात की जो घाटी है, यूफ्रेटस और टिग्रिस, 2 रिवर है, उनके जहां पे मिलती है संगम पे, बगदाद का शहर है। ये ध्यान रखना, ज्योग्राफी में कभी पूछा जाए, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया, वो पूछ सकते हैं, लैंडलॉक्ड पूछ सकते हैं, रिवर के बैंक पे कौन सा है शहर है पूछ सकते हैं, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन कोई अदर सिविलाइजेशन है उसके बारे में पूछा जा सकता है। सो आपने हमेशा जब भी पढ़े तो चारों तरफ से, हर डायमेंशन से सोचना है। क्लियर है, लेकिन ये भी क्योंकि क्या था, एक तरह का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, अब इसको प्रॉपर उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिलती, तो ये भी क्या होगा, डिसॉल्व हो जाता है, ये उतना कमजोर होता है तो ये चल नहीं पाता। अब हम यहां देखें, आजकल जो चर्चा चल रही है वो चलती है नेटो प्लस की चर्चा चलती है। अब भाई ये क्या चीज है, तो नेटो प्लस जो है, तो देखिए नेटो में तो ऑलरेडी, यहां पर ये पुरानी मैंने कटिंग ली, 2019 का, ये अखबार की जो कटिंग है,
ये हिंदुस्तान टाइम्स की है, 2019 की, ध्यान रखिएगा। और इसको पोस्ट किया था एक्स पे, हमारे एक बड़े पॉलिटिशियन है उन्होंने, सो वहां से मैंने उठाया इसको। सो अब ध्यान रखें 32 मेंबर हो गए, इस पे ना जाएं क्योंकि आप कहेंगे 32 में बोलता हूँ या 31 लेगा, 2019 की बात है। अब देखिए, सो अब यहां पे अगर हम देखें तो नेटो +5, अब इसमें कौन है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया। करंट में अगर हम देखें हमास को लेकर के या फलस्तीन को लेकर के जो भी चल रहा है, ट्रंप ने भी क्या कहा, हमास को सीधा उन्होंने चैलेंज किया कि या तो जितने आपके पास बंधक है वन टाइम में आप रिलीज करो, नहीं तो हम आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? ठीक है, मतलब वो था ना, जैसे बोलते हैं बच्चे को बोलो सो जाए नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, तो आज का गब्बर सिंह कौन है? ट्रंप हो गया। तो एक तरह से बिल्कुल, अब यहां पर वो क्या कह रहे हैं, इजराइल क्यों लड़ पा रहा है? जब गाजा का प्लान बताया, गाजा प्लान क्या है? ट्रंप का गाजा प्लान हम लोग चर्चा कर चुके हैं, पिछली किसी क्लास में आप लोगों ने अटेंड किया है, मैं बता देता हूं। गाजा प्लान ट्रंप का यह है कि जो गाजा पट्टी है, जानते हैं गाजा कहां पर है? तो इजराइल के वेस्ट साइड या ईस्ट साइड है? वेस्ट साइड है, बिल्कुल ठीक है, वेस्ट साइड है, तो वहां मेडिटेरियन सी है, ठीक है, समुद्र के तट पर है, तो बहुत अच्छी लोकेशन है। और ट्रंप साहब क्या है, बहुत बड़े डेवलपर हैं, इनकी जो कंपनी है बहुत बड़ा लैंड को डेवलप करता है रियल एस्टेट सेक्टर में। अब अंदाजा लगाइए, समुद्र तट पे कोई जगह मिल जाए तो मौज हो जाएगी, वहां रिसोर्स वगैरह बनाएंगे, दुनिया आएगी घूमने के लिए आएगी, वहां मेडिटेरियन क्लाइमेट, हम सब कहते हैं मेडिटेरियन क्लाइमेट, ठीक है। कहां कहां मिलता है, ध्यान रखना ज्योग्राफी में, ऑस्ट्रेलिया में कहां मिलता है मेडिटेरियन, साउथ अफ्रीका में कहां मिलता है मेडिटेरियन, और मेडिटेरियन तो है ही है जहां खुशनुमा माहौल होता है, अच्छा मौसम होता है, ना ठंड ना गर्मी। अब यहाँ आते हैं हम लोग फिर से, तो ये जो कंट्रीज हैं, अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान ये ऑलरेडी पहले से अलाई है, इजराइल ऑलरेडी है, साउथ कोरिया ऑलरेडी, साउथ कोरिया तो पूरी की पूरी इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएस ने ले रखी है, जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएस ने ले रखी है, और इजराइल की बात करें तो इजराइल का भी जिम्मेदारी यूएस ने ले रखी है। क्लियर है? तो गाजा प्लान जो अगर हम बात करें तो उन्होंने, ट्रंप ने बोला कि अगर मान लीजिए ये नहीं जाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे गाजा को और गाजा का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, जो लोग उनको रिहेबिलिट कराएंगे, किसी और जगह बसाएंगे। ये गाजा प्लान है, आप देखना चाहें तो मेरे वीडियो को देख लीजिएगा, संस्थान की यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। क्लियर है? सो यहां पर एक कमेटी हो रहा है, हम इंडिया प्लस पे बात करेंगे अभी क्या है। सो इतना बस समझ जाइए कि ये जो कंट्रीज हैं इन्हें नेटो प्लस का, ये नेटो के मेंबर नहीं है, बट नेटो के 32 देशों के साथ ये लगातार उनके अलाई हैं, अलायंस में शामिल हैं, मतलब उनके सहयोगी हैं। क्लियर है? ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपने बस करना ये है कि हजीला आईएएस की जो वेबसाइट है उस पर जाना, सारे नोट्स आपको उस पर प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? अब देखते हैं ये कौन कौन सी कंट्री, हमने दिखा दिया आपको, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड एंड इजराइल, और इन सबके साथ ऑलरेडी मिलिट्री एक्सरसाइज नेटो कंट्रीज या यूएस लगातार करते रहते, तो ये अलायंस में है, कभी भी अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा, उन्हीं को नेटो प्लस कहा जाता है। और 2019 की बातें ये। अब देखते हैं और क्या हुआ इसमें, और क्या डेवलपमेंट्स हैं। सो ये देखिए, यहाँ जो खबर है ये हिंदुस्तान टाइम्स में ये आया, वॉशिंगटन में क्या हुआ कि कांग्रेसमैन है, मतलब वहां की यूं समझिए संसद है, वहां कमेटी में एक रिकमेंडेशन आती है कि क्यों ना यूएस के साथ साथ इंडिया के टाइज को बढ़ाया जाए, मतलब उसके साथ और दोस्ती बढ़ाई जाए और नेटो प्लस के मेंबर के तौर पर उसको शामिल किया जाए। हालांकि इंडिया ने सीधे सीधे इस बात को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इंडिया कभी भी इस तरह से नहीं जाना चाहता है। अब जैसे मोदी का मैं सुन रहा था कि ट्रंप के साथ बैठे हैं तो कहते नहीं नहीं, इंडिया की अपना स्टैंड है, इंडिया न्यूट्रल नहीं है। उन्होंने कहा न्यूट्रल नहीं का मतलब, हमने यूक्रेन के मामले में कहा था कि शांति चाहिए, कुल मिला के आप कुछ भी कह ले, न्यूट्रल है या नहीं है, इंडिया नाम की पॉलिसी पे चलता, वो कहता नॉन अलाइनमेंट, हमें किसी का अलाई नहीं बनना, हम बीच में चल रहे हैं और दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, रशिया से जब चाहिए वो रशिया से लेंगे। लेकिन आज की कंडीशन अलग है, नेहरू का एरा अगर देखें, इंदिरा गांधी का एरा हम देखें तो अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि आज दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया कैपिटलिस्ट हो चुकी है, चाइना भी कैपिटलिस्ट हो चुका है, यूएस माफ कीजिए यूएसएसआर कोलैप्स हो चुका है, और रशिया जो है वो भी एक कैपिटलिस्ट कंट्री बन चुका है, और आज की डेट में व्लादिमीर पुतिन वहां एक डिक्टेटर के तौर पर शासन कर रहे हैं। सो ये दिमाग में मत बैठा लिएगा कि कोई परमानेंट दोस्त होता है। और ध्यान रखें, अंतरराष्ट्रीय जो भी होता है विदेश नीतियों में, ना तो कोई परमानेंट शत्रु होता है, ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ध्यान रखें। जैसे राजनीति में चलता है ना, कभी भी महबूबा मुफ्ती ने सपोर्ट किया था बीजेपी को, आज वो कांग्रेस को कर रही है। कभी जो फारूक अब्दुल्ला और उनका बेटा का नाम क्या है जो सीएम है, उमर अब्दुल्ला, ये लोग कभी अलाई थे वाजपेयी जी के साथ, और आज किसके साथ, उनके अगेंस्ट खड़े हैं। तो राजनीति हो या अंतरराष्ट्रीय संबंध हो, यहाँ पे ना तो दुश्मनी पक्की परमानेंट होती, ना दोस्ती परमानेंट होती, चीजें बदलती रहती है। क्लियर है? सो यहां अगर आप देखें तो इस खबर को आप देख लीजिएगा, बस इतना सा है इसमें कि इंडिया को प्रपोजल आया कि भाई आप आ जाइए, नेटो प्लस में शामिल हो जाइए। इंडिया ने अभी रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये हम कहेंगे सतही तौर पर रिजेक्ट किया है। इंडिया की पॉलिसी अगर आज की डेट में तो वो यूएस की तरफ झुकी हुई है। किसकी तरफ टिल्टेड है? यूएसए की।
और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो फायदा इसी में है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं चाइना, तो चाइना कहीं ना कहीं इंडिया को कैसा कर रहा है, घेर रहा है, और इंडिया को उतना ही घेरेगा कि इंडिया से उसको रॉ मटेरियल मिलता जाए, वो फाइन गुड्स बना बना के यहां भेजता जाए, जो एक जमाने में ब्रिटेन ने किया था। ब्रिटेन ने भी किया, जब ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया हुआ करता था, यहां से वो कॉटन, रॉ कॉटन भेजता था मैनचेस्टर, लिवरपूल, इंग्लैंड, और वहां से रिफाइंड एकदम फाइन गुड्स, अच्छे कपड़े बन के आते थे। कोई खादी के कपड़े कोई क्यों पहनेगा हाथ से बुने हुए, चरखे पे काते हुए? क्लियर है? सो अब अगर हम देखें क्या ये कितना मायने रखता है, ठीक है, किस लिए क्यों जरूरी है, राइट, चलिए हम लोग अब बात करते हैं। सो प्लीज बताना चाहेगा कोई क्या इसका सिग्निफिकेंस है? यस चारू? इनहेंस मिलिट्री कॉपरेशन, मतलब सैन्य जो सहयोग है उसको बढ़ावा दिया जाएगा आपस में। उससे क्या होगा भाई, देखो अगर यूएस के साथ हम कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे तो इंडिया को तो बेनिफिट ही होना है, और दूसरा इंडिया के आसपास के जितने कंट्री है जो इंडिया की तरफ तेरी नजर से देखते हैं, उन सबको पता रहेगा कि भाई अगर जरूरत पड़ी, एक जमाने में जैसे यूएसएसआर आ जाता था, अब किसकी फ्लीट आ जाएगी? डियागो गार्सिया से यूएस की आ जाएगी। मैंने बोला डियागो गार्सिया, एटलस में मार्क करना कहां पर है, ये इक्वेटर के आसपास देखिएगा, बिल्कुल इंडिया के नीचे की तरफ है डियागो गार्सिया। ये यहाँ पे क्या है, यूएस का नेवल बेस है, नेवल बेस है, ठीक है, ध्यान रखना। देन काउंटरिंग ग्लोबल थ्रेट्स, अब क्या होगा, ग्लोबल थ्रेट्स क्या है आज के जमाने में? साइबर अटैक है, टेररिज्म है, ठीक है, केमिकल वेपन्स हैं, इसके अलावा कुछ और है ग्लोबल थ्रेट में? मैं बोलूंगा पर्यावरण से संबंधित क्लाइमेट चेंज, उसको जरूर कर लेना भाई, ठीक है ना। अगर मान लो अभी कुछ समय पहले 2020 में एक बीमारी आई थी, क्या थी वो? कोविड। अगर ऐसा कुछ आता है तो वो भी एक ग्लोबल थ्रेट है पूरी दुनिया के लिए, क्लियर है? तो उन सब के लिए हम क्या करेंगे, टेररिज्म, साइबर वॉरफेयर, यहाँ सब कुछ लिखा है, जियो पॉलिटिकल टेंशन, सब कुछ लिखा है। कुछ चीजें आपने ऐड करना है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हुआ, इन सबके, जैसे आप जब भी हम सस्टेनेबल गोल की बात करेंगे या मिलेनियम गोल की बात करते हैं, वहां से भी आप कुछ चीजें उठा सकते हो, बस गरीबी को मत उठाना, बाकी सब कुछ उठाना, पर्यावरण वगैरह सब कुछ उठा लेना, बीमारियां वगैरह सब उठा लेना, क्लियर है? कुछ चीजें ऐसी होती है आपस में जुड़ी हुई होती है, तो अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो एक अपना अपना आपको एक तरीका बनाना पड़ेगा सोचने का कि भाई ऐसे उठाना है, कहां से चीजों को कनेक्ट कैसे करना है, क्लियर है? और ये तो हम देख ही रहे हैं कि भाई एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप बन जाएगी। किसी को कुछ पूछना है प्लीज पूछिए, क्लियर है? सो ये था हमारा नेटो क्या है और नेटो से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, इंडिया को लेकर के नेटो का क्या सोच है, क्या रवैया है, और भारत का नेटो के प्रति क्या सोच है, क्लियर है? हमने उन सारे मुद्दों पे आज चर्चा की जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी, ठीक है? थैंक यू सो मच कॉपरेट करने के लिए। हम लोग मिलते हैं फिर कल नए टॉपिक पे, नए क्लास में। आप लोगों को कुछ भी लगता हो, कोई भी टॉपिक लगे तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि सर इस पे बताइए, जैसे मुझे आर्या ने कहा तो मैंने और भी इसमें टॉपिक जोड़ दिए, क्लियर है? थैंक यू सो मच।